हेलो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो सभी लेक्चरों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका हम निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर में आज आपको सीखने को मिलेगा वर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, थर्मेट अभिक्रिया क्या होता है। काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी जो कि पेपर में 100% पूछी जाती हैं। वर्जन निस्तापन क्या होता है जो तो हर साल आता है पेपर में, थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है ये भी आता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मध्य अभिक्रियाशील अगर कोई धातु है तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई मध्य अभिक्रियाशील धातु है तो वो प्रकृति में दो रूप में ही पाई जा सकती है, ठीक है। कैसे कैसे पाई जाती है, या तो वो सल्फाइड एस के रूप में पाई जाएगी या वो कार्बोनेट एस के रूप में पाई जाती है, ठीक है। वो बेटा सल्फाइड एस के रूप में होगी, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ये जिंक सल्फाइड मान लो, ठीक है। या वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाएगी, कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाएगी। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, ठीक है। कहने वाला जो है जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो दो अवस्था में पाई जाती हैं, या तो वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं या वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो ध्यान दें, अगर हमें जो मध्य अभिक्रियाशील धातु मिली है वो अगर सल्फाइड अवस्था में है, सल्फाइड अयस्क के रूप में है, तो उसका हम भर्जन करते हैं। क्या करते हैं उसका बेटा, हम भर्जन करते हैं, ठीक है। और भर्जन क्या होता है मैं समझाऊंगा सब कुछ आपको इसी लेक्चर में, ठीक है। अभी थोड़ा समझ लो शॉर्टकट में। और अगर मान लीजिए आपके पास कार्बोनेट अयस्क प्राप्त होता है तब उसका हम निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, निस्तापन करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, भर्जन और निस्तापन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ विस्तार से पढ़ाया जाएगा, पेपर में पूछता है। अब भर्जन और निस्तापन से एक ही रिजल्ट प्राप्त होता है जिसका नाम होता है धातु ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है हमारे लिए, धातु ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है हमारे लिए बेटा, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये भर्जन से प्राप्त होता है और यही हमें निस्तापन से प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ प्राप्त क्या होगा हमारे लिए, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड का हमें क्या काम करना है, इसका हमें अब कराना है अपचयन। क्या कराना है बेटा, अभी हमें इसका अपचयन कराना है। क्या कराना है, अपचयन, इसका अपचयन कराना है। और अपचयन कराने का मन नहीं हो तो इसका हम विस्थापन अभिक्रिया भी करा सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी हम करा सकते हैं, तब हमें प्राप्त होगा यहाँ पर जिंक, जो कि धातु प्राप्त हो जाएगी। सीधी सी बात है बेटा, जिंक ऑक्साइड है, इसका अपचयन करा देंगे, ऑक्सीजन दूर कर देंगे तो हमें जिंक प्राप्त हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, वो कार्बोनेट अयस्क क्या है, भर्जन कैसे होता है, निस्तापन क्या होता है, धातु ऑक्साइड कैसे प्राप्त होते हैं, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिंक धातु, मतलब ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। जो मैंने आपको लिए ये शॉर्ट डायग्राम में समझाया है, ठीक है। तो डायग्राम को अच्छे से नोट कर लें बेटा, ठीक है। हेडिंग डाल लें आप और ये डायग्राम नोट कर लें, ये शॉर्टकट है। देखो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका शॉर्टकट डायग्राम बनाना सीख जाओ, बड़ा अच्छे से वो टॉपिक याद हो जाएगा। जैसे पूरे टॉपिक का मैंने शॉर्टकट आपको समझा दिया है पूरा लेक्चर। लेकिन आज का लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है बेटा, दिल थाम के बैठिए और कलम पेन लेके बैठिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसको नोट करो और मैं अब आपके लिए बताऊँगा एक स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने इतना। तो बेटा हम जानते हैं, जो मैंने समझाया वो लिखवाऊंगा। हम जानते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में धातु आती हैं वो मध्य अभिक्रियाशील होती है ना। तो हम जानते हैं जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो प्रकृति में दो रूप में पाई जाती हैं। नंबर 1 सल्फाइड अयस्क के रूप में, नंबर 2 कार्बोनेट अयस्क के रूप में। ये तो हम जानते ही हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो जो भी सल्फाइड अयस्क होता है, ये सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क होता है, इनसे डायरेक्ट धातु आप निकाल लो, ऐसे नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल बात है। डायरेक्ट हम अयस्कों से धातु प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन अयस्कों के हमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाएं, तब ऑक्साइड से हम आसानी से धातु निकाल लेंगे। तो हमें ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए इन अयस्कों का भर्जन या निस्तापन करना होता है। बात समझ में आ रही है?
तो हमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और फिर इसका हम अपचयन कर लेंगे। तो जो मैंने समझाई ये बातें वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है बेटा, क्लियर। तो बेटा लिखो, बेटा लिखो, मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले सुन लो मैं लिखवाऊंगा क्या, मैं लिखवाऊंगा हम जानते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी होती है, हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं मध्य अभिक्रियाशील होती हैं और प्रकृति में ये सल्फाइड एस्क और कार्बोनेट एस्क के रूप में पाई जाती हैं। इतना लिखाएंगे पहले, ठीक है। तो बेटा मैं इसको मिटाता हूं, आप समझ गए होंगे मेरी बात के लिए मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों के लिए। लिखो, अच्छा लिखो बेटा, हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुएं, हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुएं मध्य अभिक्रियाशील होती हैं। हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं मध्य अभिक्रियाशील होती हैं और ये धातुएं प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट एस्क के रूप में पाई जाती हैं और ये धातुएं प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट एस्क के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। फिर नहीं लगेंगे सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क से सीधे धातु प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन इनके ऑक्साइडों से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। लेकिन इनके ऑक्साइडों से हम धातु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन अयस्कों का भर्जन या निस्थापन किया जाता है। इसीलिए इन अयस्कों का भर्जन या निस्थापन कराकर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। इसीलिए इन अयस्कों का भर्जन स्थापन कराकर धातु ऑक्साइड में प्राप्त कर लेते हैं या बदल लेते हैं। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। देखो, जो अयस्क हैं उनसे हम सीधे धातु प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इन अयस्कों का अगर हम भर्जन या स्थापन करा दें तो हम क्या प्राप्त कर लेंगे, तो हम इनके ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, धातु ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे और धातु ऑक्साइड से हम बहुत आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धातु ऑक्साइड प्राप्त कैसे किए जाएंगे, भर्जन या निस्थापन के द्वारा। अब भर्जन क्या है ये समझना जरूरी है। तो अब देखेंगे बेटा भर्जन होता क्या है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। भर्जन क्या है, निस्थापन क्या है, ये चीज़ बहुत पूछी जाती हैं। तो बेटा हेडिंग डालेंगे भर्जन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पेपर में आना ही आना है, भर्जन या निस्थापन आना है, अंतर भी पूछ सकता है इन दोनों में, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे कि जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस फुर हो जाती है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये गैस फॉर्म में होता है। ध्यान दें, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भर्जन। तो भर्जन होता क्या है, परिभाषा सुन लो जरा। तो भर्जन का मतलब ट्रिक याद कर लो, भर्जन का मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन। भर्जन का मतलब क्या होता है बेटा, भर्जन का मतलब होता है भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन। तो यहाँ जिंक के लिए जो जिंक सल्फाइड है, क्या है बेटा, यहाँ
जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड एक अयस्क होता है, जिंक का अयस्क, ठीक है। जिंक सल्फाइड जो अयस्क है इसको वायु की भरपूर मात्रा में गर्म किया जाता है तब हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। अर्थात किसी भी अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। समझ में आई बात बेटा? जब किसी चीज को आप वायु के उपस्थिति में गर्म करते हैं तब इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बेटा हमें इस प्रकार से गर्म करना है अपने अयस्क को कि वो पिघल ना पाए, इस प्रकार गर्म करते हैं। अरे बात समझ में? ऐसे गर्म नहीं करना है कि वो पिघल जाए, अयस्क को हल्के हल्के गर्म करना है, वो पिघल ना पाए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको परिभाषा में लिखते हैं, जब जिंक सल्फाइड को बिना पिघलाए वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब इस क्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। और भर्जन से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है बेटा? इस क्रिया से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस क्रिया से हमें धातु ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जो अशुद्धियां होती हैं इसमें, सल्फाइड की अशुद्धियां होती हैं, ये जो अशुद्धि है सल्फाइड की जो अशुद्धियां होती हैं वो ऑक्सीजन के रूप में, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसके रूप में फुर्र हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। बात समझ में आई बेटा? भर्जन समझ में आया? भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, यस लिखो, सल्फाइड अयस्कों को, सुनो बेटा, सल्फाइड अयस्कों को बिना पिघलाए वायु की उपस्थिति में गर्म करना ही भर्जन कहलाता है, ठीक है। लिखो इस बात को, लिखो बेटा, जब सल्फाइड अयस्कों को जब सल्फाइड अयस्कों को बिना पिघलाए जब सल्फाइड अयस्कों को बिना पिघलाए वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं या वायु के साथ गर्म करते हैं, तब इस क्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बेटा? भर्जन की क्रिया में हमें देखने को क्या मिलता है? हमें भर्जन की क्रिया में देखने मिलता है कि जो जिंक सल्फाइड है वो क्या में चेंज हो गया है? वो जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया है, और यहाँ पे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो गैस के रूप में निकल जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? भर्जन कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, ये भर्जन का आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो गया, ठीक है बेटा। फिर चाहो तो नीचे की लाइन लिख सकते हो, लिखो बेटा, इस क्रिया में क्या प्राप्त होता है बताओ? इस क्रिया में धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है हमारे लिए, धातु ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड ये प्राप्त हुआ है। इस क्रिया में हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, और जिसमें वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं वो गैस बनकर उड़ जाती हैं, और वाष्पशील अशुद्धियां गैस के रूप में उड़ जाती हैं या दूर हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। बात समझ में आई बेटा? भर्जन क्या हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो बेटा, याद कर लेना उसको। भर्जन क्या होता है? देखो बेटा, सल्फाइड अयस्कों को बिना पिघलाए वायु की उपस्थिति में गर्म करना ही भर्जन कहलाता है, और इस क्रिया में हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा वाष्पशील अशुद्धियाँ वाष्प के रूप में या गैस के रूप में उड़ जाती हैं, ठीक है। और इसकी ये रिएक्शन लिखनी जरूरी है। समझ में आई बात? केमिस्ट्री में जहाँ रिएक्शन लिखवाई जा रही है वहाँ पर रिएक्शन लिखना जरूरी है। अगर आप रिएक्शन नहीं लिखते हैं तो बेटा यहाँ भर्जन का नंबर नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नंबर तभी मिलेगा जब आप भरपूर रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं निस्तापन क्या होता है। निस्तापन बेटा हरी नाले निस्तापन इंपॉर्टेंट लगाओ भैया, निस्तापन पे भी, निस्तापन, ठीक है। तो निस्तापन में क्या होता है? देखो बेटा, यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क लिया जाता है, जिंक कार्बोनेट ले लिया हमने। जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ऐसे गर्म करते हैं कि पिघल ना पाए,
ठीक है, लेकिन वायु की उपस्थिति में नहीं करते हैं, वायु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है प्लस CO2 गैस फुर्र हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बेटा यहाँ पे जिंक जो कार्बोनेट था वो जो सॉल्ट फॉर्म में था, ये भी सॉल्ट फॉर्म में होता है और ये गैस फॉर्म में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो भी अयस्क होता है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म किया जाता है, तब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, पूरी उम्मीद है मुझे। ठीक है बेटा, देखो बेटा किसी भी अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब इस क्रिया को हम निस्थापन कहते हैं। समझ में आई बेटा निस्थापन क्या होता है, जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म कर देते हैं, तब इस क्रिया को निस्थापन कहते हैं। और इस क्रिया के दौरान हमारे लिए धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वाष्पशूल में फुर्र हो जाती हैं। गाना वाना नहीं आता है तो ऐसे ही गा के सुना देता है। क्या करें यार, गाने वाले नहीं आते तो यार तो कोई पढ़ाते गप्पे सप्पे मारते रहते, ऐसे ही सुना देते हैं। सुन लिया करो, क्या जा रहा है सुनने में। ठीक है, फालतू की बात ध्यान मत दो, प्राइवेट ध्यान दो, फालतू में करता ही रहता हूँ बातें। तो बेटा लिखेंगे, इसमें रेफरेंस से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो बेटा, लिखो जब कार्बोनेट अयस्क को, ठीक है, जब कार्बोनेट अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, जब कार्बोनेट अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। लिखो, अपने आप लिखो यार, मैं कब तक लिखूँ यार, लिखो। जब कार्बोनेट अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तब इस क्रिया को निस्थापन कहते हैं। ठीक है बेटा, नीला लिखो बेटा। इस क्रिया में धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये लिखा है धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है बेटा। इस क्रिया में धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और इस क्रिया में बेटा क्या होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है और वाष्पशील अशुद्धियां वाष्प के रूप में या गैस के रूप में उड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका निस्थापन। ये रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिखना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपचयन क्या है। क्या बात करते हैं बेटा, अपचयन क्या है। हम देखो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कौन से स्टेप तक पहुँच चुके हैं। हमने सबसे पहले हमारे पास मध्य विक्रियाशील धातु थी। ये दो रूप में पाई जाती थी, जिंक सल्फाइड के रूप में या जिंक कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, जिंक कार्बोनेट के रूप में। जब जिंक सल्फाइड के रूप में है तब उसका हम भर्जन कराते हैं और भर्जन से हमें क्या प्राप्त होता है, भर्जन से हमें प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड। देखा आप लोगों ने। और जिंक कार्बोनेट का हमने निस्थापन कराया तो निस्थापन से क्या प्राप्त हुआ, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब जो जिंक ऑक्साइड है बेटा, अगर इसके हम ऑक्सीजन उड़ा दें, ठीक है, और ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये, और इस पर कहेंगे हम अपचयन। ठीक है, अर्थात किसी धातु ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन को हम दूर कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो हम अपचयन वाले स्टेप पे हैं और अपचयन के बाद हमें अपनी प्यारी सी, क्यूट सी, स्मॉल सी, अच्छी सी धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये स्टेप, मैंने शॉर्ट डायग्राम में समझा दिया आपको बेटा पूरा। किसी भी सिलेबस में आप पढ़ते हो, पढ़ने के पश्चात आप उसके ऐसी मैपिंग ना लिया करो। ठीक है, योद्धा वो अच्छा होता है और रणनीति बना के चलता है। भावनाओं को समझा करो, पढ़ाई पर ध्यान देते रहते हो शैतानो, समझते नहीं बातों को।
तो हमारे लिए बेटा अपचयन कराना है, तो अपचयन कराने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस धातु ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ गर्म कर देते हैं, कोक के साथ गर्म कर देते हैं। जब कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन को ले लेता है और जिंक प्राप्त होता है हमारे लिए। देखो बेटा कैसे क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये रहा बेटा धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड रहा, ठीक है। हमने कार्बन के साथ इसको गर्म कर दिया, कर दो गर्म, कर दो यार गर्म, मैं मानता रहा हूँ तुम्हें। तो इस क्रिया को हम कहेंगे अपचयन। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से जिस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये फुर हो जाएगी, ये उड़ जाएगी, ठीक है, ये गैस बनके उड़ जाएगी। तो इस प्रकार हमारे लिए जो धातु है जिंक धातु वो हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। धातु प्राप्त हो गई, अब तो मुस्कुरा जाओ, खुश हो जाओ बच्चों, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अपचयन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन था वो रिमूव हो चुका है, इसीलिए इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है ना। समझ में, धातु जिंक का क्या हुआ, अपचयन हुआ है, इसलिए अब इस क्रिया को अपचयन कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा भर्जन या निस्थापन, दो भर्जन, सुन लो पहले बात सुनो। तो बेटा भर्जन या निस्थापन से हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, भर्जन या निस्थापन से जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसको जब हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं तब हमें धातु प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ठीक है। लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, भर्जन या निस्थापन, भर्जन या निस्थापन से प्राप्त धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को प्राप्त हुआ है हमारी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। भर्जन या निस्थापन से प्राप्त धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, हमें धातु प्राप्त होती है, धातु मतलब जिंक, हमें धातु प्राप्त होती है। और जिंक ऑक्साइड, जिंक में सीधे बात है धातु प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। इस क्रिया को अपचयन कहते हैं। समझ में आया अपचयन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो धातु प्राप्त हुई है बेटा, यहाँ जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूव होना ही तो अपचयन कहलाता है। समझ में आया बेटा अपचयन क्या हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार कहने मतलब ये है बेटा, आपको धातु प्राप्त होगी, खुश हो जाओ, मुस्कुरा जाओ, हैं। अब देखते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, बोर मत होना है यार, क्योंकि दो पेपर में आने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, भर्जन भी इंपॉर्टेंट है, निस्थापन भी इंपॉर्टेंट है, अपचयन भी आ सकता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबा, ये भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा याद करने वाला है, ठीक है। ध्यान समझेंगे थर्मिट अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। और रेलगाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, रेलगाड़ी के बारे में बना के पूछता है यार, थर्मिट अभिक्रिया से रेलगाड़ी के क्वेश्चन बनते हैं, रेलगाड़ी, ठीक है ना। रेलगाड़ी चुक 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 पूं, रेलगाड़ी। मज़ा आ रहा है बेटा पढ़ने में, लाइक ठोको फटाफट और बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ यार। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, बोर तो नहीं हो रहे तुम लेक्चर में, बोर हो तो बता दो बेटा, छोटे छोटे लेक्चर देना स्टार्ट कर दूंगा तुम लोगों के लिए। मैंने यार सोचा ना कि थोड़ा बड़ा लेक्चर दूंगा तो ज़्यादा कोर्स कवर हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, तुम लोगों का कोर्स भी कराना है ना समय से। तो बेटा देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, कहियो मत का उसे, ठीक है। कहोगे तो नहीं यार का उसे, कहियो वैयो मती। हाँ, ये होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। टॉपिक क्या चला हमारा, टॉपिक बेटा थर्मिट अभिक्रिया। थर 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 थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। देख लेना यार बेटा, ये देखो
ये है आयरन सेकेंड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड कहते हैं इसको, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये है अल्युमिनियम, सॉलिड फॉर्म में है ये। ठीक है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में ही है बेटा। ये है एल्युमिनियम का चूर्ण, एल्युमिनियम का चूर्ण। तो बेटा होता क्या है, जब इसको एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, देखो ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है, वो देखो बेटा, हमें प्राप्त होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, Al2O3, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और हमें यहाँ पे 2F ही प्राप्त होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो गलित अवस्था में धातु है यहाँ पे ये बेटा, गलित अवस्था में आयरन धातु, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शन है ये। ठीक है, अब सुनो बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, देखो ये है आयरन ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड में एल्युमिनियम का चूर्ण मिला करके इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रिएक्शन कराते हैं। ठीक है बेटा, देखो आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम के चूर्ण की अभिक्रिया कराने पर बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और गलित अवस्था में धातु प्राप्त होती है। बेटा गलित अवस्था में हमें आयरन प्राप्त हुआ है, इसे हम थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा ध्यान समझेंगे, ये फेरिक ऑक्साइड है, बताएंगे इस अभिक्रिया का महत्व क्या है, बहुत कुछ बताएंगे, ध्यान समझना। ये फेरिक ऑक्साइड है या आयरन ऑक्साइड है। इस आयरन ऑक्साइड में बेटा एल्युमिनियम का चूर्ण डालते हैं। ठीक है, और फिर क्या काम करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने पर मतलब ये दोनों मिलते हैं, तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और इतनी हीट निकलती है कि इसका जो लोहा होता है, इसका लोहा पानी बन जाता है, इसका लोहा जो है पिघल जाता है बहुत गर्मी के कारण। ठीक है, और यहाँ पे हमें एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे, अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये। अब थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि यहाँ पे थर्मल मतलब हीट या हीट प्राप्त हुई है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। इसका यूज क्या है वो देखो बेटा, रेलगाड़ियाँ होती हैं, रेलगाड़ियाँ में पटरी होती हैं ऐसे। ठीक है ना, तो इसमें बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप होते हैं रेलगाड़ियों की पटरियों के बीच में ऐसे। मानिए ये रेल की पटरी है, ऐसी पटरी होती है बेटा। ठीक है, अब यहाँ कहीं कहीं इसमें बीच में गैप होते हैं, कहीं ना कहीं गैप होते हैं ऐसे बने हुए। तो इसमें क्या है बेटा, अगर कहीं ज़्यादा गैप हो जाते हैं, दरारें हो जाती हैं, तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम फेरिक ऑक्साइड डालते हैं। यहाँ पे क्या डालते हैं, फेरिक ऑक्साइड डालते हैं, और यहाँ पर हम एल्युमिनियम का चूर्ण भरते हैं और रख देते हैं। तो बहुत तेज़ी से गर्माहट होती है, और गर्माहट के साथ जो हमने यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भरता है, उसका जो लोहा है, इसका जो लोहा गलित अवस्था में इन दोनों के बीच में लोहा भर जाता है पानी की तरह। ठीक है, और 2 मिनट बाद फिर वो लोहा ठंडा होकर के फिर जम जाता है। अरे वाह, जम जाता है, और उसका लोहे की पटरी जो होती है हमारी फिर से वो जुड़ जाती है। मतलब ज़्यादा गैप हो जाता है लोहे की पटरियों के बीच में, तब उसको जोड़ने के लिए हम इस अभिक्रिया का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया का उपयोग हम रेल की पटरियों एवं मशीन के पुर्जों, दरारों आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे जो हमारे लोहे के उपकरण वगैरह हैं वो टूट जाते हैं, वो भी इस अभिक्रिया से हम जोड़ सकते हैं। इसलिए ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए इसको हम थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो इस अभिक्रिया के बारे में, लिखो बेटा, जब एल्युमिनियम के चूर्ण, ठीक है, जब एल्युमिनियम के चूर्ण और आयरन थर्ड ऑक्साइड, जब एल्युमिनियम के चूर्ण और आयरन थर्ड ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं,
जब एल्युमिनियम के चूर्ण और आयरन थर्ड ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तब एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। गलित अवस्था में धातु प्राप्त होती है, गलित अवस्था में आयरन धातु प्राप्त होती है और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है इसी कारण इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। इसी कारण इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई थर्मिट अभिक्रिया को कहते हैं। अब रिएक्शन कर लेंगे नोट। ठीक है, रिएक्शन नोट करो। ठीक है बेटा, रिएक्शन नोट करने के बाद नीचे लिखना, एरो लगा करके लिखो बेटा, इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी, मशीन के पुर्जों, इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी या मशीन के पुर्जों की दरारों को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा देखो, सन 2020 में क्वेश्चन आया अनसॉल्व में बेटा, देखो क्वेश्चन कैसे आया है। देखो अनसॉल्व पेपर का क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आया है वो देख लो जरा। देखो बेटा, छोटे देखो, इतना बड़ा टॉपिक मैंने पढ़ाया, इतना टॉपिक ऐसे नहीं आता है, पेपर में कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ये जो पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपके जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं उनका निष्कर्षण कीजिए, इतना लंबा कथा लिखने थोड़ी आ जाएगा। लेकिन तरीके से आपको पढ़ाया है। पेपर में तो कैसे आएगा, पेपर में आएगा भर्जन और निस्थापन में अंतर बताइए, तो दोनों परिभाषा लिखनी है आपको। ठीक है, या भर्जन किसे कहते हैं ये आएगा तो भर्जन लिखना है, निस्थापन किसे कहते हैं निस्थापन लिखना है, उदाहरण मतलब रिएक्शन सहित लिखना होगा। अपचयन किसे कहते हैं वो आपको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे टॉपिक बन के आते हैं, टॉपिक के अंदर से टॉपिक छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं, ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो इंपोर्टेंट बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है। ठीक, अब दो पेपर में कैसे क्वेश्चन आया है देखो, मैं बता रहा हूँ। सन 2020 में आया हुआ है अनसॉल्व में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखो बेटा कैसे आया क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लिख लेना, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, सन 2020 का आया बेटा ये। ठीक है, कैसे आया है देखो, 20 का प्रश्न। ठीक है, बेटा क्वेश्चन ये है कि जिंक सल्फाइड से, क्वेश्चन है ये, जिंक सल्फाइड से धातु प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। ये सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा, जिंक सल्फाइड से धातु प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तब तक बेटा ये कौन कर पाएगा बताओ, ये वही कर सकता है जिसने पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, जिंक सल्फाइड से हमें धातु प्राप्त करना है। तो बेटा जिंक सल्फाइड है हमारे पास, जिंक सल्फाइड से हमें क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी है, तो हमें भर्जन कराना होगा। ठीक है, तो प्राप्त होगा बेटा, जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में गर्म कर दें। ठीक है, भरपूर मात्रा में गर्म करेंगे तो इसके जवाब हम क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। तो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है यहाँ पर गैस की फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे हमें SO2 गैस प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है। तो हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, डायरेक्ट तो हम धातु प्राप्त कर नहीं सकते, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या काम करना है, इस जिंक ऑक्साइड का क्या कराना है बेटा, अपचयन कराना है। क्या कराना है, अपचयन कराना है। तब यहाँ पे हमें जिंक प्राप्त हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे बन के, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को। ठीक है, सन 2020 का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन वो मैंने आपके लिए करा दिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं होती है बेटा, सक्रिय श्रेणी में सक्रिय धातुएं होती हैं, उनका हम निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय बेटा। कमेंट करता हूँ वीडियो आपको कैसा लगा। ओके बाय बाय।